नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर कैलाश से भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के पक्ष में आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय जनता और उत्तराखंड कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी का स्वागत अभिनंदन भी किया। सीएम धामी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के लिए केजरीवाल एंड कंपनी को जमकर निशाने पर ले रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर कैलाश से भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के पक्ष में आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर स्थानीय जनता और उत्तराखंड कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी का स्वागत सत्कार भी किया और सीएम धामी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के लिए केजरीवाल एंड कंपनी को निशाना साध रहे थे। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, सीएम धामी के आने से भाजपा दिल्ली में आखिर कितनी मजबूत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो रहते हैं। बात तो है कई जगह में यहाँ पर उत्तराखंड के प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में है और ऐसे में अगर देखा जाए कि मुख्यमंत्री का वहां पर तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लगातार वहां करने के साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो अपने पक्ष में यानी कहेंगे तो भाजपा के पक्ष में वो वोट मांगते हुए हैं। जिस तरह से भाजपा के पक्ष में वो वोट मांग रहे हैं उससे इतनी उम्मीद जरूर है कि उत्तराखंड में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है उसका फायदा भाजपा को जरूर दिल्ली में भी देखने के लिए मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम धामी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली चुनाव के पहले भाजपा के प्रचार प्रसार में शिरकत की। सीएम धामी के आने से भाजपा दिल्ली में मजबूत हो सकती है। उत्तराखंड हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच विवाद और खुलेआम असलहे लहराने और फायरिंग करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान दी है और इस तरह के कृत्य उत्तराखंड की छवि को धूमिल करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि मैं उत्तराखंड के शहीदों से माफी मांगना चाहता हूं इस तरह की घटनाओं के लिए। साथ ही अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि पुलिस ने अपना कार्य बखूबी किया है और पुलिस के कार्य की मैं सराहना करता हूं। और इस प्रदेश को देवभूमि, सैनिकों की भूमि और शहीदों की भूमि है। इसलिए यहाँ अराजकता, गोली चलाना, बंदूक चलाना और किसी की मां का अपमान करना, ये किसी को इसका अधिकार नहीं है। और निश्चित ही बेशक हमारे साथ के विधायक हैं, किसी दल के भी हों, लेकिन मैं ऐसे कृत्य की मैं निंदा करता हूं। और मैं इस प्रदेश को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन शहीदों से ऐसे कृत्य के लिए मैं अपने शहीदों से माफ़ी मांगता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश का निर्माण किया अपनी जान को देके, इस काम के लिए नहीं। और निश्चित ये जो हवाई फायर हुआ है, गाली गलौच हुई है, गोली चली है, ये प्रदेश का अपमान है, इस प्रदेश को बनाने वाले शहीदों का अपमान। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच एक विवाद हुआ था और खुलेआम असलहे लहराए गए थे। फायरिंग करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान दी है और इस तरह के कृत्य उत्तराखंड की छवि को धूमिल करते हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने ये भी कहा कि मैं उत्तराखंड के शहीदों से माफी मांगना चाहता हूं इस तरह की घटनाओं के लिए। साथ ही अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि पुलिस ने अपने कार्य को बखूबी किया है और पुलिस के कार्य की मैं सराहना करता हूं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में उमेश कुमार प्रेजेंट विधायक और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच जिस तरीके की गैंगवार हुई है, देखने को मिली है, पूरे प्रदेश ने देखी है, देश ने देखी है, तो उसको लेकर हर कोई जो है अपने आप को एक शर्मिंदगी से महसूस कर रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि उत्तराखंड में इस तरीके की घटना होना एक हमारे लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि उन शहीदों ने जिन्होंने ये उत्तराखंड बनाया उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी और इस तरीके से अगर जो देवभूमि में ये कृत्य करेंगे तो उनको क्या कहते हैं यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को से माफी मांगता हूं जिन्होंने ये उत्तराखंड बनाया और उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि इस तरीके की जो नीति अपनाई इन लोगों ने, इस तरीके का व्यवहार करा है प्रदेश की जनता के साथ, अगर इस तरीके का होता है, प्रदेश के जनता का प्रतिनिधि अगर इस तरीके की कृत्य करता है तो बहुत ही निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने उन शहीदों से माफी मांगी कि इस तरीके से अगर उत्तराखंड में कर रहा है तो ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड की जनता के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए है जिन्होंने जनता ने जिनको चुन के भेजा और इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं वो लोग, तो क्या यहाँ की जनता उनको माफ करेगी? क्या यहाँ के वो शहीद माफ करेंगे जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी? जी सतीश, हम आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस को भले ही नगर निगमों में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी ने नगर पालिका नगर पंचायतों में भाजपा को शिकस्त देने का काम किया है। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने न सिर्फ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जोरदार प्रचार के बावजूद उन्हीं के क्षेत्र से जीत हासिल की है, बल्कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि ये चुनाव भाजपा के भ्रष्टाचार पर जनता का जवाब है। उम्मीद है कि भाजपा इससे कुछ सबक सीखेगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश, उत्तराखंड निकाय चुनाव में भाजपा ने तो बाजी मार ली, पर कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं जीत हुई है, तो क्या ऐसे में कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष बना रही है भाजपा के? बिल्कुल, जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए हैं, कई नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव हुए हैं, तो इसको लेकर जिस तरीके से काफी हद तक तो भाजपा ने बाजी मारी, लेकिन वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं था और कांग्रेस ने भी काफी जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इससे जो है कांग्रेस का जो टूटा हुआ मनोबल था वो उभर के आया। जिस तरीके से 2 विधानसभाएं जो उपचुनाव हुए थे, उसमें 2 विधानसभाएं जो है भाजपा ने जीत दर्ज करी थी, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तीसरी एकदम से कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई थी, तो थोड़ा सा मनोबल घट गया था कांग्रेस का। लेकिन इस समय निकाय चुनाव पे जिस तरीके का कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिस तरीके से भाजपा कह रही थी, जिस तरीके से भाजपा के हर मंत्री, हर वो चाहे सीएम की धामी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सत्ताधारी दलधार जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि हम सारे के सारे निकाय जीत पाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उससे ज्यादा निर्दलीय जीते और निर्दलीयों ने बाजी मारी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो आने वाले चुनाव में 27, अब ये जो है 27 के लिए माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव जो होंगे वो 27 पे निर्भर करेंगे कि 27 में कितना जोर दे पाती है कांग्रेस, जो निकाय में है कितना वो कर पाती है। तो उसको लेकर जो है वो मंथन करेंगे कि हम 27 में किस तरीके से आगे प्रदर्शन कर पाएंगे। जी सतीश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के टनकपुर में मां शारदा खनन ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने वन विकास निगम के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उनके 310 ट्रकों को खनन स्थान में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा है कि अगर उनके ट्रकों को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो वो खनन का काम बंद कर देंगे। हालांकि खनन अधिकारी से वार्ता के बाद समाधान निकाला गया कि सभी वाहनों का प्रतिबंध कल सुबह तक हटा दिया जाएगा।
इसके अलावा खनन अधिकारी ने बताया कि रविवार के दिन भी वाहनों को खनन करने की अनुमति दी जाएगी ताकि व्यापारियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। इस समझौते पर सभी व्यापारियों ने सहमति जताई है। उत्तराखंड में ऐसा नियम कहीं है नहीं लागू, और ये 310 वाहन जो इन्होंने निकासी बंद कर रखी है, अगर ये नदी क्षेत्र में जाएंगे नहीं और सिर्फ यही मुख्य रोजगार है इनका, तो इनको काफ़ी नुकसान भी होगा। और मैं कह रहा हूँ ये नियम किस आधार पर बनाए गए हैं, किसके आदेश पर बनाए गए हैं, इसकी सूचना हमें दे दे, जानकारी दे दे हमें। ये फिर हम ऊपर क्षेत्र में जो भी है वहाँ बात करेंगे ऊपर अधिकारियों से, लेकिन ये कोई बता नहीं रहे हैं। इनकी मनमर्जी आ रही है कि ये कभी निकासी बंद कर देता है, और इनके कांटे जो हैं वो बिल्कुल सेट है ही नहीं। उन कांटों से भी हमें लॉस हुआ है, किसी का 10 कुंटल कम हुआ है, किसी का 8 कुंटल कम हुआ है, वो भी ये नुकसान गाड़ी मालिकों ने ही झेल लगा है। तब हमने कोई शिकायत इनसे करी नहीं है। चमोली के जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति समीक्षा की है। इस दौरान जल जीवन मिशन योजनाओं का भौतिक सत्यापन, हर घर जल सर्टिफिकेशन, जल स्रोतों की जियो टैगिंग को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम को जल जीवन मिशन में स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग को 15 दिन में किमाड़ा, कानलगूट, डूमक, देवर खड़ोरा और भूलकान पेयजल योजना के वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने P1 में अवशेष स्कीमों की ATR 1 सप्ताह में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जल निगम गोपेश्वर और जल संस्थान कर्णप्रयाग को ATR में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के नोडल सुशील सैनी ने बताया कि P1 स्कीम में सेक्शन 822 के साक्षेप 820 ATR सबमिट की गई है। हर जल घर सर्टिफिकेशन में 1113 के सापेक्ष 536 गांव हर जल घर सर्टिफाइड हो गए हैं। 980 वाटर सोर्स की जियो टैगिंग की जा चुकी है। जनपद में 99% FHTC की गई है। बागेश्वर जिला सॉफ्ट माइनिंग खड़िया खनन से राज्य सरकार को वर्षों से अच्छा राजस्व मिलता आया है। नैनीताल हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पिछले 1 महीने से खड़िया खदानों में खनन कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। नैनीताल कोर्ट कमिश्नरी और जिला अवैध एंटी माइनिंग टीमें अलर्ट मोड पर हैं। ये टीमें समय समय पर खड़िया खदानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेज रही हैं। वहीं खनन कारोबार से सीधे जुड़े हुए ट्रक, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर, JCB, नेपाली मूल के मजदूर और स्थानीय लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 1 माह से जिले के विभिन्न स्थानों में खनन कार्य बंद होने के चलते अब मजदूरों के सामने आर्थिक तंगी छा गई है। इसी में जिले में खड़िया खनन पट्टी रंगली नाकुरी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय लोगों और मजदूरों ने धरना विरोध प्रदर्शन कर हाई कोर्ट से हमारे इलाके में खनन मानकों के आधार पर पुनः खुलवाने की मांग की है। जबकि हाई कोर्ट ने कांडा तहसील अंतर्गत कुछ खदानों में गड़बड़ी को देखते हुए जिले में माइन बंद रखने का आदेश दिया था। लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट कांडा तहसील अंतर्गत आदेश जारी रखे। अन्य खनन इलाके जिनमें कटकोट, दुगनाकुरी, बागेश्वर तहसील अंतर्गत खदानों को मानकों के आधार पर पुनः संचालित करने का आदेश प्रशासन को दे ताकि उनका रोजगार पहले की तरह पटरी पर आ सके। मैं यहाँ पे एक ट्रक व्यवसायी हूँ। जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि यहाँ पे खड़िया खनन बंद होना चाहिए, तो तब से हमारे क्षेत्र ही नहीं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के लगभग 2000 से अधिक ट्रक व्यवसायी प्रभावित हुए हैं और करीब 2000 के आसपास ट्रक आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको यही आस लगी है कि कब खड़िया खुलती है और कब हमारा रोजगार चलता है। गरुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में सेरी गार्ड, सेरी बगड़ तोक में रहने वाले सैनिकों के परिजनों के घर तक पिछली 3 पीढ़ियों से एक पैदल आम रास्ता तक नहीं बन पाया है। दुख तकलीफ में सैनिकों के परिजन डंडी कंडी के सहारे सड़क तक आने को मजबूर हैं। खाद्यान्न संपन्न क्षेत्र गोमती घाटी के अधिकतर ग्राम प्रधान गांव में बेसिक विकास कार्य भी नहीं कर पाए हैं। गोमती घाटी के अधिकतर ग्राम प्रधान पिछले 5 सालों में गांव के अंदर पैदल आम रास्ते तक नहीं बना पाए हैं। ब्लॉक गरुड़ में ग्रामीण विकास के लिए आने वाली धनराशि कागजों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गरुड़ क्षेत्र के अधिकतर ग्राम प्रधान अशिक्षित और भ्रष्ट हैं।
शासन से प्राप्त धनराशि को हड़पने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। विकास की राह देख रहे सैनिकों के परिजन 3 पीढ़ियों से एक पैदल आम रास्ता तक उन्हें नहीं देखने को मिला है। मीडिया से बात करते हुए सैनिकों के परिजनों ने अपने जीते जी एक आम पैदल रास्ते का निर्माण घर तक करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। क्या क्यों नहीं पहुंचा? सभापति कहते हैं हमको कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए रास्ता दूंगा, रोड दूंगा। फिर ईजा बोझ कहते हैं, फिर हमको पूछते नहीं, फिर हमारे गांव हमारे तरफ पूछते नहीं। क्या चाहिए तुमको रास्ता? इस जंगल में हमको 40 साल हो गए, हमने ऐसे ही रास्ता देखा। यहाँ उम्र से हमारे बच्चे देश के रक्षा कर रहे, फिर भी हमको रास्ता नहीं है। देखते हैं कि हम बोलते भी हैं, उनसे घर वाले बोलते हैं कि हमें रास्ता चाहिए, तो उस समय तो हाँ बोलते हैं, बाद में मना कर देते हैं। मना क्या करते हैं, बाद में देखते भी नहीं है। उन्हें को इनको पता है कि यहाँ ऊपर सबसे ऊपर हमारा ही घर है, यहाँ सेला बगड़ में, कि इनके पास रास्ता नहीं है। तो देखा है इन्होंने, अभी तक तो इन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं है। भी देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें वन्यजीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थान द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वहीं राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षकों को और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान देश भर में वन्यजीव प्रबंधन में बेहतर योगदान देगा। हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की बढ़ रही घटनाओं के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उनके द्वारा अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करने की बात कबूली गई है। पकड़े गए चारों आरोपी बहादुराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। टीम के द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं उनकी जो पुराने समय में वाहन चोरी करते रहे हैं और लगातार इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, साथ में जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को भी इनके द्वारा लगातार खंगाला जा रहा था। इस संबंध में एक चीज़ जो लगातार संज्ञान में आई कि कुछ लड़के जो लगातार पिछले कुछ समय से सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस के द्वारा अभी उनको जब उनसे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया तो उनके द्वारा सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बाइक चोरी को स्वीकार किया गया। इसमें 4 लड़के 4 अभियुक्त हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं जो बहादुराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के तीर्थनगर नंबर 3 से है, जहां कल सुबह एक युवक भोगपुर डैम में डूब गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को दी गई। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युवक के शव की तलाश में जुट गई है, जिसका शव आज लगभग 30 घंटे बाद डैम से मिला है। दरअसल तीर्थनगर निवासी 25 साल का युवक कल सुबह मछली पकड़ने के लिए भोगपुर डैम में जाल डाल रहा था, लेकिन युवक पानी में डूब गया। सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन डैम में पानी ज्यादा होने के कारण शव की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया और सर्च अभियान चलाया गया। लगभग 30 घंटे बाद शव को डैम से निकाला गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच चुका है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो गई है और महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में केरल ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया है। इस मैच में केरल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और पहले सेट में 25-22, दूसरे सेट में 25-15 और तीसरे सेट में 25-11 से जीत दर्ज की है। इसके अलावा दूसरे मैच में राजस्थान ने हिमाचल को 3-0 से हराया है।
इस मैच में राजस्थान की टीम ने पहले सेट में 25-18, दूसरे सेट में 25-22 और तीसरे सेट में 25-21 से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में कहा था कि खेलों से देश की साख बढ़ती है और यह देश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। नेशनल गेम्स के दूसरे दिन कर्नाटक ने स्विमिंग में 3 गोल्ड जीते हैं और अब तक मेडल की रेस में कर्नाटक 5 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ कुल 7 पदक लेकर सबसे ऊपर है। आज हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार के स्विमिंग प्रतियोगिता में कर्नाटक के नटराज ने जहां 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड जीता, तो वहीं कर्नाटक की धीनिधि ने 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग और 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में 2 गोल्ड पर मेडल जीतकर बाजी मार ली है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात और ओडिशा ने भी राष्ट्रीय खेलों में पदक लेकर अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें अब तक ट्रायथलॉन, खो-खो प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता, स्विमिंग प्रतियोगिता और ड्राइविंग प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसके अलावा मॉडर्न पेंटाथलॉन सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी आने वाले दिनों में आयोजित की जाएगी। इसका जो स्विमिंग का वेन्यू है, यहाँ पे हम हैं और अवार्ड सेरेमनी अभी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पर्सनली इसको देखा जाए, यहाँ पे अरेंजमेंट्स को, और विशेषकर जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, व्यवस्थाओं का, और सभी ने इनको सराहा है। और हम ये फीडबैक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसको भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।